नमस्कार साथियों। तो आज है 14 दिसंबर 2025, कल 15 दिसंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, एक तो निफ्टी 50 26,000 को रिक्लेम किया, चलो बहुत बढ़िया। तो इस लेवल को मेंशन कर दिया, सबसे वाइटल लेवल, सबसे क्रूशियल लेवल कल के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर थोड़ा बहुत स्लिप कर जाता है, मार्केट में करेक्शन होता है, तो नीचे की तरफ एज सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,900 को, और ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट देना शुरू करते हैं तो लगभग 26,300 को एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। वैसे दोस्तों अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मतलब बताइए कि आपको क्या लगता है कल निफ्टी 50 ऊपर की तरफ अपना जो लाइफ टाइम हाई 26,310 के रेंज पे पहुंच जाएगा, या नीचे की तरफ 26,000 को तोड़ के 25,900, 850, 750 इसी रेंज पे सपोर्ट मिलेगा, या आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इसी रेंज के आसपास। तो जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। खैर, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। Nifty's path to new high hinge on 26,000 support as VIX hit 2 months low। चलो ये तो सही है। बैंक निफ्टी नेक्स्ट लेग डिपेंड ऑन होल्डिंग 59,500। तो बैंक निफ्टी के लिए कहा अलग से कि 59,500 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, जो कि बैंक निफ्टी लास्ट डे इसके नीचे आके क्लोजिंग किया था। साथ में दूसरे एनालिस्ट ने भी कुछ वाइटल रेंज मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ 26,300 से लेकर 26,500 मतलब अपसाइड, और डाउन साइड अगर हम बात करें 25,900 से लेकर 25,800 को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के रूप में बताया। खैर, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि फ्राइडे क्लोज होने के बाद आउट हुआ था, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। लास्ट डे हमने देखा था तकरीबन 1.03 बिलियन डॉलर की इंक्रीज होके 687.26 बिलियन डॉलर हो चुका है। अब इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूं कि देखिए आरबीआई को पता है अच्छे से कि डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, तो जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा गेन ना कोई बहुत बड़ा लूज करने की जरूरत है, सिंपल एक मेंटेनिंग स्टेज में जा रहा है। मतलब वही नीचे की तरफ गिर भी रहा है तो भारत की फॉरेक्स रिजर्व लगभग 660 बिलियन डॉलर, ऊपर बढ़ भी रहा है तो लगभग कोई 700 बिलियन। तो ये जो 30-40 बिलियन डॉलर की रेंज है ना, इस रेंज के आसपास स्टक है। अब देखिए पिछले 1.5 साल की डेटा, और ये भी फैक्ट है कि आज नहीं तो कल रिप्लेस हो जाएगा, तो कोई काम की नहीं है। तो जिस वजह से गोल्ड रिजर्व बढ़ाना इमीडिएटली जरूरत है, और आरबीआई बढ़ा भी रहा है। अब देखिए सिर्फ भारत की बात नहीं है, चाइना की सेंट्रल बैंक को आप देखिए, रशियन सेंट्रल बैंक को, जितना दुनिया भर की सेंट्रल बैंक है सब अपना गोल्ड की प्राइस बढ़ रहा है, मतलब गोल्ड की जो रिजर्व बढ़ा रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है तो गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रहा है, सोना का दाम बढ़ रहा है ना। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक वो बढ़ा रहा है अपना रिजर्व, गोल्ड रिजर्व। अच्छा, क्या लास्ट डे वैसे तो भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, जो कि परफेक्ट था, 0.71% के आसपास था। अब देखना होगा कि कल इसका रिएक्शन कैसा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश है, एसबीआई की तरफ, कि जीएसटी रिफॉर्म में रिड्यूस रिटेल इन्फ्लेशन बाय 35 बेसिस पॉइंट इन फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ओवरऑल अगर हम बात करें 0.35% या 35 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर सकता है एसबीआई के हिसाब से, तो देखिए इसका तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब देखना होगा कि टॉलरेंस सीमा जो आरबीआई की टॉलरेंस लेवल है 2%, उसके नीचे अगर रहा तो चलो एकदम परफेक्ट है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, मुद्दे की बात है। जैसे कि इस बार भी हमने देखा कि टॉलरेंस लेवल के नीचे ही है, थोड़ा बहुत मंथली बेसिस पे बढ़ गया, ये कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, पर टॉलरेंस लेवल के नीचे है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाइए भारत की यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर, उनकी तरफ से कहा क्या, रोड वर्क ऑफ रुपीज 1.5 लाख करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड फॉर महाराष्ट्र। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 1.5 लाख करोड़ की दोस्तों जो रोड से रिलेटेड काम होगा
ये देखिए फॉर 2026 अगले साल के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट डिक्लेयर किया, 1.5 लाख करोड़ की। सैटरडे की अपडेट है ये, देखिए कल की अपडेट है। ठीक है, तो जितने भी देखिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी या ऐसे कंपनी जो हाईवेज वगैरह बनाता है, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, अब किसको कितना प्रोजेक्ट मिलेगा वो बात की बात है, बट फायदा तो मिलेगा हर कोई को, मतलब चाहे छोटे कंपनी हो, चाहे मिड साइज कंपनी या चाहे बड़े कंपनी। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, आरबीआई की तरफ से डेटा प्रेजेंट किया गया है। क्रेडिट डिमांड क्लाइम 11.5% एज डिपॉजिट लैक। और ये मैं कहूँगा कि बैंक्स के लिए बहुत सही है। बैंक्स के लिए सही क्यों है? क्योंकि क्रेडिट जितना होगा, बैंक्स को मिल जाएगा क्या? ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, और कोई भी बैंक आप उठा के देखिए, जो मेन कमाई होता है वो ब्याज की कमाई होता है। ठीक है, तो जितना क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा, उतना ही बढ़िया बैंक्स के लिए, इवन एनबीएफसी के लिए भी अच्छी बात है। अच्छा, फिर आ जाइए पीएलआई स्कीम्स को कुछ अपडेट है। पीएलआई स्कीम्स अट्रैक्ट 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन सितंबर। तो ये सितंबर तक की डेटा है कि भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स है, वो लगभग 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। और मैं कहूँगा ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहा, जो कि सरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए डिक्लेयर करते हैं, कभी कभी सपोर्ट करता है, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के लिए है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऐसे वैराइटीज ऑफ सेक्टर्स। अच्छा, अगला अपडेट है आपके आज की डेट में एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटीज ने लगभग कुछ शेयर को पीक किया है टेक्निकल व्यू से, और नेक्स्ट 1 महीना या 3 से 4 हफ्तों के लिए लगभग 11% अप टू टारगेट दिया। थोड़ा फटाफट आप देख लीजिए। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हुआ वो कॉपी पेस्ट मत करना, सिंपल बात है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन लेने में बुराई नहीं है, ताकि आपको खुद जब स्टडी करेंगे इजी लगे। ठीक है, अच्छा फिलहाल देखिए, सबसे पहले वेदांता को कवर किया। वेदांता के अंदर एक्सिस के हिसाब से 11% अपसाइड टारगेट, 576 से लेके 603 की टारगेट दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 8.21% की अपसाइड। अशोक लेलैंड 9.9% की टारगेट दिया अपसाइड। अच्छा, फिर आ जाइए आपके, अच्छा नहीं, ये 3 शेयर को ही कवर किया। अच्छा, तीनों को ही कवर किया, ज़्यादा नहीं। हाँ, 3 टेक्निकल पिक, चलो बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। एयर इंडिया में ऑपरेट 275 मोर फ्लाइट्स इन दिसंबर एज इंडिगो फेसेस कैपेसिटी कट। ये मैं कहूँगा आपके एविएशन सेक्टर के लिए बहुत सही हुआ। देखिए, वो एक कहावत है ना कि मतलब भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक्चुअली अच्छा ही हुआ है। जो इंडिगो की अभी तक डोमिनेंस था, जिसके कारण इंडिगो चाहे कुछ भी कर सकता था, वो डोमिनेंस कहीं ना कहीं घट रहा है। और बाकी जो एविएशन कंपनी है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। और रिसेंटली हमने देखा स्पाइस जेट से रिलेटेड, मतलब स्पाइस जेट हो या आकाशा एयर हो, एयर इंडिया हो, लगातार अपना जो ऑपरेशन बढ़ा रहा है। ये देखिए, एयर इंडिया ने भी फिर से 275 और फ्लाइट ऑपरेट करने की डिक्लेयर किया दिसंबर पे, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, मतलब किसी के हाथ में टोटल पावर नहीं होना चाहिए हमेशा। अच्छा, अगला अपडेट है आपके एफपीआई के ऊपर। यहाँ पे 2 डेटा शेयर किया है। सबसे पहला तो अब देखिए, ये 2025 मतलब ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता बाकी है इस साल खत्म होने से। तो उसके पहले देखिए जो डेटा आया है 2025 में, अभी तक एफआईएस ने 1.6 लाख करोड़ बेच के निकल गया, और एफपीआईस ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, दिसंबर में खास करके 17,955 करोड़ बेचा है। अब देखिए, दिसंबर की आज 14 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट महीने की आधा हो चुका है। और देखना होगा कि बाकी आधा, मतलब सेकेंड हाफ में क्या होता है। अब ऐसा भी होता है कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि लगभग 18,000 करोड़ के आसपास बेचा है। सेकेंड हाफ में अगर टोटल 20-22-24 हज़ार करोड़ खरीद लिया, तो यहाँ पे मामला एट द एंड बदल भी सकता है। ठीक है, बट इमीडिएटली मैं कहूँगा एफआईएस की देखिए, एक्चुअली इन्फ्लो चाहिए। डीआईएस की इन्फ्लो से क्या होता है? डीआईएस की इन्फ्लो से मतलब मार्केट में एक सपोर्ट मिलता है, सिंपल बात। डीआईएस लगातार जो खरीद रहा है, तो जिस वजह से आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में पिछले 1-1.5 साल में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, डाउनफ्लो नहीं हुआ, एक लिमिटेड डाउनफ्लो हुआ। ठीक है, करेक्शन हुआ, लिमिटेड करेक्शन। एफआईएस की खरीदने से मार्केट ऊपर बढ़ता है। तो एफआईएस की इस वजह से खरीदना जरूरी है। अच्छा, अगला अपडेट आप जरा देखिए। इंडिया नाउ वर्ल्ड थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव नेशन इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहाइंड जस्ट यूएस एंड चाइना। तो भारत दोस्तों भी बन चुका है यूएस और चाइना के बाद तीसरा, थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव नेशन इन एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे तीसरा सबसे ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव नेशन बन चुका है। चलो ये तो बहुत सही है, और खास करके जिन कंपनी एआई के ऊपर काम करता है। अच्छा वैसे दोस्तों लास्ट डे तो यूएस मार्केट की सेंटिमेंट काफी वीक था। अच्छा बाय बाय द वे, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखना, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, मतलब रात की 12 बजे वाली वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा देखना, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। अच्छा वैसे लास्ट डे इंडियन मार्केट की सेंटीमेंट बढ़िया था, बट यूएस मार्केट बढ़िया नहीं था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा यूएस की बॉन्ड डील सडनली बढ़ जाने के कारण, मतलब लास्ट डे, एक तो आपके क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा स्लिप कर गया, और इंडियन की करेंसी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। अभी तो फिलहाल अपना लाइफ टाइम लो पे ही चल रहा है। इंडियन कुछ कंपनी की पोजीशन की बात करें, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एरियर वर्शन 1.77% नीचे, लास्ट नाइट को इन्फोसिस की एरियर वर्शन 0.11% नीचे क्लोजिंग दिया। बट एचडीएफसी बैंक की जो एरियर है, मतलब जो आपके बैंक्स, एचडीएफसी बैंक्स की एरियर वर्शन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्शन भी आपके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था लास्ट नाइट को, ठीक है। और जिसके चलते एक्चुअली, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट में मेन फंडा क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, क्या विप्रो के पास है, क्या इन्फोसिस के पास है, तो जी नहीं, सबसे ज्यादा किसके पास है, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, वहां पे रिकवरी हो गया ना। तो जिसके का देखिए, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है 2 बार एडजस्ट होता है। एक फ्राइडे नाइट 12 बजे पे, याद रखना जिनको नहीं पता, फ्राइडे मतलब शुक्रवार रात 12 बजे पे क्लोज हो गया, सैटरडे के दिन एक और बार एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो, ये रिसेंटली एडजस्टमेंट के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था 26,138 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से कितना होगा, लगभग 92 पॉइंट ऊपर। यही तो एग्जैक्टली आपको मैं फ्राइडे दिन कह रहा था बार बार, कि देखिए फ्राइडे के दिन हमने देखा था जब बाजार क्लोज हुआ था, मतलब क्योंकि यूएस मार्केट नेगेटिव में था, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में पहुंच गया था। कि थोड़ा सब्र रखिए, एकदम थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो बाजार ओपन होने से पहले सब सही हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब देखिए सेटल हो चुका है, 92 पॉइंट प्लस में आ चुका है। तो आशा रखता हूँ कि अगर देखिए कल सुबह तक यहाँ पे ही मतलब स्टे कर गया, तो आई थिंक कि ठीक ठाक ओपनिंग हो सकता है। अब आगे की बात किसी को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे इसराइल की तरफ से अभी तो कोई न्यू अपडेट नहीं है, कुछ अपडेट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और अच्छा वैसे आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स, आपको पता होगा रविवार से ओपन हो जाता है, और आज थोड़ा सा नीचे, लगभग ½ % नीचे आके क्लोजिंग TA35, ठीक है। तो मार्केट से रिलेटेड जितना भी अपडेट था वाइटल, आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, कल सुबह सुबह एक काम करना, चाहे अभी मतलब माहौल कैसा भी रहा, सुबह सुबह गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को सर्च करके देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक। अच्छा फिर आ जाइए कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आ जाइए लास्ट डे, क्योंकि मतलब लास्ट नाइट, क्योंकि यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, तो आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नहीं, और जरूरी नहीं है, ये काफ़ी है। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई दोस्तों एक और बात, मेरे बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ ना, उसके ऊपर बेस करके आप लोग गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, तो पैसा लोग कमाने से ज़्यादा गवाता है। क्लियर हो चुका है, एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह मत करना। यहाँ पे नॉर्मली सीखिए कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को डिफाइन करे, कल के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सीख लीजिए, ठीक है। सीखने में थोड़ी बुराई है, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा लास्ट है दोस्तों, आपको पता होगा मैं आपको ये 2 इंडिकेटर्स के बारे में कहा था,
जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, न्यू व्यूअर्स उनके लिए बताना पड़ेगा। ब्लू कलर की लाइन है आपके 20 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल सकता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है, बट एक एस्टिमेट आपको मिल जाता है। अच्छा, लास्ट डे मतलब बृहस्पतिवार रात की 10:30 वाली वीडियो जब मैं शुक्रवार के लिए बना रहा था, तब आपको मैं कहा था कि ये देखिए जो 20 डेज की ईएमए है, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। लास्ट डे खास बात क्या था, मतलब फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देख सकते हो ना, मैं मैक्स जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट डे जहां पे इस 20 डेज की ईएमए का पोजीशन आ रहा है, जस्ट उसके ऊपर, मतलब बस कह सकते हो कि बस थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, ठीक है। सो कल जिस वजह से ये जो 26,000 से लेके 26,040, 26,000 से लेके 26,040 इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं है, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। क्लियर। अब आ जाइए सपोर्ट पे। देखिए सपोर्ट पॉइंट के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट कराए। अब आपको पता चलेगा नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट। देखिए पिछले कुछ दिनों पे अगर आप देखेंगे, ये पिछले कुछ दिनों की ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करा था निफ्टी। कौन सी लेवल पे? जी हाँ, 25,900। तो कल के लिए ये बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर? देखिए रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो एकदम से ड्रॉप होने के पहले, ये जो ड्रॉप हुआ अगले हफ्ते एकदम फर्स्ट हाफ में, उसके पहले अगर आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था। सो ये कौन सा लेवल है? ये है आपके 26,200 की रेंज, ठीक है। तो ये रेंज पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूँगा लास्ट डे बहुत तगड़ा था। तगड़ा इसीलिए था जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी बस 26,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, वही बैंक निफ्टी फुल स्टेबलाइज्ड है। किसके ऊपर? सबसे पहले 59,000 के ऊपर। इवन लास्ट डे 59,000 के बॉर्डर लाइन तक भी नहीं पहुंचा। बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की है, आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन, उसके ऊपर क्या मिल गया? सपोर्ट मिल गया। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया? उसके ऊपर दिया। अब बात यह है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस भी मिला, वही बनेगा कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 59,500, ठीक। और नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा ये लेवल 59,000 की लेवल, ठीक। तो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी डिटेल में समझा दिया। और कोई दिक्कत कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। और दोस्तों याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक सब कुछ ऐसा ही रहा, बरकरार रहा, तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। बात की बात देखा जाएगा, अगर बीच में कुछ खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।